आपका इन दिनों मैं देख रहा हूं कि एक माहौल में थोड़ा बदलाव आया हुआ है। कुछ लोगों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच चाहिए हाई कोर्ट की, कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रांत बनाना चाहता है। आप क्या धारणा रखते हैं कि इस तरह की मांग के पीछे के तात्पर्य क्या हैं, निहितार्थ क्या हैं? देखिए, ये तो लिटिगेंट्स की सुविधा के आधार पर अधिवक्ताओं की एक मांग रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा और बड़ा ही समृद्ध राज्य है। इसलिए उत्तर प्रदेश जिस राज्य से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, जिसका इतना बड़ा विस्तार है, निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को लगता होगा कि अपने हर बात की पैरवी के लिए उसमें अपना केस जो है उसको एक्सपेडाइट करने के लिए प्रयागराज तक जाना पड़े, तो ये उनको व्यवहारिक रूप से ये दुष्कर लगता है, कठिन लगता है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की एक मांग रहती है। और उसी संदर्भ में जो लखनऊ बेंच है वो भी अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की समय समय पर मांग करती है, क्योंकि इस बात में कोई तर्क नहीं है कि कानपुर से, शाहजहांपुर से या अन्य जो क्षेत्र हैं, गोरखपुर से कोई व्यक्ति जो है लखनऊ को पार करके प्रयागराज तक जाए। तो जो भी नेतृत्व और न्याय की कसौटी है, जो न्याय के जो मापदंड है, उस आधार पर त्वरित न्याय मिलना चाहिए लोगों को। और इस आधार पर जब एक बेंच दूर लोगों के लिए व्यवहारिक शैलेंद्र जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न ये है, पास में एक बेंच होनी चाहिए। शैलेंद्र जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस तरह की मांग चुनाव के पहले क्यों आती है? नहीं, ये मांग समय समय पर होती रहती है। चुनाव तो देखिए, चुनाव तो अभी 2.5 वर्ष पहले विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले लोकसभा का चुनाव था, कभी नगर निगम के चुनाव आ जाते हैं। चुनाव तो अब इस देश में, चुनाव तो एक शाश्वत सतत चलने वाली प्रक्रिया बन गई है। ठीक, इसलिए राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप से सीट बंटवारे के मुद्दे पे आता हूँ, होती रहती है। आखिर क्या कारण है जी कि सीट बंटवारे का मुद्दा जितना इंडिया अलायंस में कॉम्प्लिकेटेड है, एनडीए में उससे कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब वो मुझसे पैरवी चाहते हैं कि मैं राजभर जी के लिए पैरवी करूं। अब मैं कहाँ करूं? टीवी पे कर सकता हूं तो कर रहा हूं। बना दो मंत्री, अच्छा विभाग दे दो, दोस्त हैं हमारे। नहीं 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 नहीं, नहीं। लोकतंत्र के चौथे खंभे के प्रतिनिधि होने के नाते आपका ये दायित्व भी है कि जनसामान्य में जो चर्चा होती है वो सत्ता में बैठे हुए लोगों तक वो विषय पहुंचना चाहिए। और सत्ता तक जब तक बात पहुंचेगी नहीं, तब तक मीडिया तो हमेशा जनता की बात सत्ता तक पहुंचाने के लिए और सत्ता के कॉरिडोर्स में, पावर के कॉरिडोर्स में जो लोग बैठे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर जनता के मन में कोई भी बात चल रही है तो निश्चित रूप से वो नेतृत्व तक जाना चाहिए। उसमें आप अपने दायित्वों के परिपालन में पूर्णतया जो है आपका विचार और आपका व्यवहार न्याय संगत है। रहा सवाल ये सीटों के बंटवारे का, ये तो एक राजनीतिक विषय है। प्रत्येक राजनीतिक दल का ये अपना एक नितांत निजी मामला है, आंतरिक मामला है। लेकिन अभी जब मैं बयान देख रहा था अखिलेश जी का कि वो नवरात्रि में सीटों का वो प्रत्याशियों का चयन करेंगे और अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको पहले अपने गठबंधन के जो साझीदार दल हैं, जो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, जिसमें डीएमके पार्टी भी आती है, उसको उन्होंने विश्वास में नहीं लिया। क्योंकि अगर वो उनसे चर्चा करते तो वो निश्चित रूप से नवरात्रि को लेकर के उनका एक आपत्ति आती कि देखिए भाई, ये तो सनातन धर्म की परंपरा में आता है और सनातन धर्म तो डेंगू, मलेरिया और HIV वायरस का देंगे, ऐसा ही एक संक्रामक रोग है, सिवाय हीरो वाजपेयी की जो कह रहे हैं कि ईद पर कर दें। अखिलेश जी, नहीं, अखिलेश जी जो हैं उनको ये विचार और अपनी पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहिए था। वो जो उनकी पार्टी के वो स्वरूप बदलते हैं, पैनल में बैठे किसी ने आपत्ति अब तक नहीं की, सिवाय हीरो वाजपेयी के। हीरो वाजपेयी का ये कहना है कि ईद पर करो। सनातन धर्म के, अरे भाई क्यों ईद पे करें, हम नवरात्रि पे करेंगे। हीरो वाजपेयी चाहते हैं कि ईद पर करें। नहीं, नवरात्रि पर करें। नवरात्रि पर देखिए, बात यही है ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि अपने गठबंधन के साझीदार दलों को और अपनी पार्टी के नेताओं को विश्वास में लेते तो शायद उनको नवरात्रि पर आपत्ति आ जाती। लेकिन राजनीति में और लोकतंत्र में सबको यह अधिकार है, आसुरी शक्तियों को भी संगठित होने का अधिकार है इस देश में। और आसुरी शक्तियां संगठित हों और मातृशक्ति आप किसको असुर कह रहे हैं? शैलेंद्र जी, आसुरी शक्तियों के विनाश का आसुरी शक्तियां, ये राक्षसी शक्तियां आप किसको कह रहे हो? एक सेकंड रोहित जी रुक जाओ, रोहित जी मैं आ रहा हूँ, अभी आप सबर करो, मैं आ रहा हूँ, पूरा जवाब दे। एक सेकंड रुक जाओ रोहित सब रुको। पहला राउंड है ना, पहले राउंड में हर कोई अपनी बात कहेगा, आपको मौका मिलेगा, आप प्रॉपर जवाब देना। आप ये आसुरी शक्तियां किसको कह रहे हो शैलेंद्र जी?
वो सारे लोग जो इस देश की सनातन और सांस्कृतिक परंपराओं को अपमानित और पदलित करने का काम करते हैं, वो कौन है सारे वो लोग जो इस देश नाम की तो लो सनातन सर की आप। शाश्वत परंपरा को अपमानित करने का, सर, उसकी नाम लो आप। अवमानना करने का काम करते हैं, वो आसुरी शक्तियां हैं। नाम तो और लो उनका सर। विनाश उतना ही निश्चित है जितना प्रातःकाल शैलेंद्र का जी नाम तो सूर्योदय लो, निश्चित है। ब्रजेश जी। नाम इस देश की जनता जानती है। नहीं हमें बताइए आसुरी सर, शक्तियों हम तो को नहीं जिन्होंने जानते। अपशब्द कहे, आप ये क्या बताइए public सर, domain में बोलिए, नहीं है? नाम लीजिए जो सर। इंडिया गठबंधन के जो साझीदार दल हैं, अच्छा। जो इंडिया गठबंधन के साझीदार मिस्टर उदयनिधि स्टालिन हैं, जो डीएमके के प्रतिनिधि मंत्री हैं, जो ए इंडिया राजा अलायंस के हैं, जो जितने बिहार के भी शिक्षा मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट पूर्व मंत्री जितने भी हैं, राजनीतिक ये दल सारे हैं, वो लोग इस आपके सनातन हिसाब की से अवमानना के दोषी हैं। आसुरी ये शक्तियां सारे हैं, लोग आसुरी शक्तियों के राक्षस हैं। प्रतिनिधि बन गए हैं। ओके, ये all सारे right। लोग Thank you, आसुरी शैलेंद्र शक्तियों जी, के अभी प्रतिनिधि बन पूरा गए हैं, जवाब जो मिलेगा सनातन आपको। की परंपराओं को अपशब्द All कहने right। का काम कर रहे हैं। रोहित इन सारे अग्रवाल, लोगों को थैंक यू। इस देश में मातृ धन्यवाद शक्ति वंदन शरण अधिनियम जी, में धन्यवाद। मां दुर्गा की शक्ति का धन्यवाद। जागरण करके थैंक यू। उसी नवरात्रि में इनके विनाश का थैंक यू, बीज बोया जाएगा। थैंक यू।